नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जनवरी महीने के लास्ट वीक का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। यहां पर हम सारे टॉपिक को इसी वीडियो पर कवर करेंगे। यहां पर रिवीजन सेक्शन हटा दिया गया है क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने यहां पर कवर किए हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट से रिलेटेड हो या फिर अवार्ड से, अपॉइंटमेंट से, किसी एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस है या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस को यहीं पर कवर किया है। लास्ट जो वीक है इसका करंट अफेयर मिस ना हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहां पर नेशनल करंट अफेयर की, जिसमें हमने बात की है 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 से भारत रिपब्लिक डे के रूप में मना रहा है और 73rd नंबर का रिपब्लिक डे इस साल मनाया गया भारत के द्वारा। तो इसमें इस दिन भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। सभी जनता अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगी और सरकार भी इसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो 26 जनवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए इस डे को मनाते हैं और 73वें नंबर का है। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। और आपको मालूम होगा इस दिन परेड निकलती है और इस दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा झंडे को फहराया जाता है। इंडिपेंडेंस डे में हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किला में झंडे को फहराते हैं। आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें बात की है 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, जिसमें से 15 थे लड़के और 14 है लड़कियां। 1 लाख रुपया यहां पर जीता हुआ प्राइज होता है। इन्होंने कुछ ना कुछ अपने फील्ड में बेहतर काम किया होगा, चाहे वो इनकी सोशल वाली फील्ड हो, चाहे इनकी खुद की पढ़ाई वाली फील्ड हो, कोई इनका इंटरेस्ट वाली फील्ड हो, या फिर ब्रेवरी में इन्होंने अपने आप को देश को दिखाया है कि देखो हमारे पास ये कैपेसिटी है। तो इन बच्चों को पूरे भारत देश से चुना गया है। इन्होंने अपनी फील्ड में बेहतर काम किया, जिसके लिए इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 29 बच्चे हैं, 29 बच्चों का नाम याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ये बात करते हैं कि आगे किस किस फील्ड में कितने कितने बच्चों को अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो अलग अलग फील्ड के मैंने यहां पर लगा दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इनोवेशन की फील्ड में 7 बच्चों को यह अवार्ड दिया गया है। सोशल सर्विस की फील्ड में 4 बच्चों को यह अवार्ड मिला है। स्कॉलस्टिक में 1 बच्चा, स्पोर्ट्स में 8 बच्चों को, आर्ट और कल्चर में 6 बच्चों को अवार्ड मिला है। और ब्रेवरी की मतलब जिन्होंने अपने आप को दिखाया है कि देखो हम इतना बेहतर है, ब्रेव है उनके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हो गया उनके साथ अचानक से और वो चर्चित हो गया, तो उसमें उसको 3 बच्चों को ऐसे अवार्ड मिले हैं। और ब्रेवरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनके बच्चों के नाम भी हम देख लेंगे और किस राज्य से है वो भी बात कर लेंगे। तो यहां पर हमने फील्ड देख ली कि किस फील्ड में यह अवार्ड दिया गया और कितने कितने बच्चों को दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी फील्ड के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेवरी वाला, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुगु हिमाप्रिया जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ब्रेवरी की फील्ड में इनको प्रधानमंत्री का यह अवार्ड मिला है। शिवांगी काले को भी ब्रेवरी की फील्ड में ही महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। और धीराज कुमार जो कि ब्रेवरी में बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो आपको ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं। बाकी आप नाम में एक बार नजर डाल लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। यह क्वेश्चन ही पूछा जाता है ब्रेवरी के जो बच्चे होते हैं उन्हीं से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों देश मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है चीरू 2022। कैसे याद रख सकते हैं? CH मतलब आप चाइना याद रख सकते हैं, I का मतलब यहां पर ईरान है, RU का मतलब रशिया है। रशिया बहुत ज्यादा चर्चित भी इस समय पर है, क्योंकि यूक्रेन से इनका थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से रशिया बहुत ज्यादा चर्चित है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर जरूर बन सकता है। रशिया, चाइना और ईरान मिलकर चीरू एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है जिसको ये परफॉर्म कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? तो गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज की जा रही है इन तीनों देशों की नेवी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है बारबाडोस, जो कि रिसेंटली इनको रिपब्लिक स्टेट का दर्जा मिला है, मतलब कंट्री को दुनिया के लेवल में स्टेट कहा जाता है। तो बारबाडोस ऐसा कंट्री है जिसको रिसेंटली रिपब्लिक कंट्री का दर्जा मिला है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए चर्चित है। और यह नॉर्थ अमेरिका का एक देश है जो कि नीचे आपको पता होगा कैरेबियन सी है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर मिया मोटले सेकंड टर्म के लिए चुनकर आई है। आपको इनका नाम भी याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देश है, इसलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो चुका है, मिया मोटले, ठीक है। और बारबाडोस की बात की जाए तो बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन, बारबाडोस की करेंसी है बारबाडोस डॉलर, और प्रेसिडेंट सेंड्रा मासोन जो कि रिसेंटली में चुनी गई है, इसलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर तो मिया मोटले अभी चुनी गई है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है नुसंतारा। नुसंतारा जकार्ता को रिप्लेस करेगी, क्योंकि जकार्ता डूबता हुआ शहर बन चुका है, मतलब पानी का लेवल काफी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जकार्ता कहीं ना कहीं डूब जाएगा कुछ सालों बाद, माना जाता है इंडोनेशिया के द्वारा। इसीलिए उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है नुसंतारा में। अब नुसंतारा कैपिटल होगी इंडोनेशिया के, याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लखनऊ की टीम। आपको पता होगा आईपीएल में 2 टीम और इंट्रोड्यूस हुई है, कौन सी 2 टीम? तो लखनऊ की और अहमदाबाद की। लखनऊ की टीम का नाम यहां पर रखा गया है, नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स, ये इस टीम का नाम होगा। इस टीम के कैप्टन है केएल राहुल, भारत के बेहतरीन बल्लेबाज है केएल राहुल, लखनऊ टीम को लीड करने वाले हैं, मतलब कैप्टनसी करने वाले हैं। और आपको बता दूं लखनऊ टीम वही टीम है जो सबसे ज्यादा बोली देकर, बीसीसीआई को सबसे ज्यादा कमाई इसी वाली टीम से हुई है, सबसे ज्यादा बोली पर इस टीम को खरीदा गया है संजीव गोयनका जो ग्रुप है उनके द्वारा, मतलब आरपीएसजी ग्रुप के द्वारा इनको खरीदा गया है, ठीक है। यहां पर बात करें 60,090 करोड़ रुपए का अमाउंट है जिस पर इन्होंने खरीदा है, और सबसे हाईएस्ट है बाकी टीमों के कंपेयर में। और अगर बात करें अगली टीम की तो अहमदाबाद टीम भी है, जिसको सीबीसी कैपिटल्स पार्टनर्स ने खरीदा है, 5,635 करोड़ रुपए की बोली इन्होंने लगाई थी। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस यहीं पर काफी आपको दिख रहा होगा। आईपीएल में अब 10 टीम खेलेंगी, 8 टीम ऑलरेडी खेल रही थी और अब 2 टीम और इंक्लूड हो चुकी हैं, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। आईपीएल के नए आपको पता होगा फ्रेंचाइजी मिली है, मतलब नए आपको प्रमोट करते हुए मिल जाएंगे। जैसे पहले लिखा आता था वीवो आईपीएल, अब आपको टाटा आईपीएल हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि टाटा ग्रुप्स को मिली है अब उनकी जो फ्रेंचाइजी है आईपीएल की, वो मतलब टाटा ग्रुप को प्रमोशन अब मिलेगा आईपीएल के माध्यम से, ठीक है। और टाटा को जो वीवो चाइनीज कंपनी है उसने उसको रिप्लेस किया है, कम पैसा दे रही है 60%। वीवो जितना पैसा दे रहा था उसका 60% पैसा दिया जा रहा है, लेकिन विरोध देखते हुए, चाइना का विरोध काफी ज्यादा हो रहा है भारत देश में, जिसकी वजह से वीवो को हटाकर, और वीवो खुद भी हटना चाहता था क्योंकि इतनी ज्यादा पेमेंट वो खुद दे रहा था कि उसको समझ आ रहा था ज्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो वो खुद हट गया और 60% पेमेंट दे रही है टाटा, और 2 साल के लिए फ्रेंचाइजी मिल चुकी है आईपीएल की, किसको? टाटा ग्रुप को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लद्दाख। लद्दाख की जो टीम है, आपको मैंने बताया होगा 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें लद्दाख के द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट को जीत लिया गया है। ये बात ध्यान रखनी है। और ये ऑर्गेनाइज कहां कराई गई? लाहौल स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, बन क्यों जाते हैं? क्योंकि क्रिकेट बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इस छोटे मोटे टूर्नामेंट ना फॉलो होते नहीं है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी खोली गई। अब आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारतीय टीमों का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, जो कि नॉर्मल वाला टोक्यो ओलंपिक है जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते और भारत को 7 मेडल मिले थे, वहां पर तो बेहतरीन परफॉर्मेंस किया ही किया। और साथ साथ भारत ने पैरा ओलंपिक में भी, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, 19 मेडल जीते और 24वीं रैंक रही टोटल। अब इतनी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा उन पे अटेंशन तो देना पड़ेगा ना, तो भारत सरकार अब अटेंशन दे रही है और लखनऊ में इन्होंने पहली
इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी को लॉन्च कर दिया है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। और उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ज्यादा चर्चित है, न्यूज में आप देख सकते हैं और कहीं पर भी, क्योंकि चुनाव है वहां पर और वहां से क्वेश्चंस जरूर से जरूर बनेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नीरज चोपड़ा जी को, जो कि इंडियन आर्मी में इस समय काम भी कर रहे हैं, आपको पता होगा, तो नीरज चोपड़ा जी बहुत ज्यादा चर्चित प्लेयर है। क्यों प्लेयर है? क्योंकि इन्होंने भारत को इस साल टोक्यो ओलंपिक में सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जिताया है और ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाएगा भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और यह क्वेश्चन अभी लास्ट एक एग्जाम में बना था। क्या बना था कि नीरज चोपड़ा जी ने अपना मेडल किसको डेडिकेट किया है? तो आपको बता दूं, जैसे ही ये मेडल जीते थे, इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मिल्खा, आप जानते होंगे मिल्खा सिंह जी, जो कि बहुत तगड़े रनर थे, उनकी इस साल पिछले साल डेथ भी हो गई थी 2021 में, तो उनको अपना मेडल, अपना जो गोल्ड मेडल है वो समर्पित कर दिया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इनको इस बार मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है। आगे बात करें, और यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। यह क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पद्म अवार्ड 2022 अनाउंस कर दिए, जिसमें पद्म अवार्ड टोटल दिए गए 128 लोगों को। अब पद्म अवार्ड में भी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज कौन सी? पद्म विभूषण, जो कि भारत के सिविलियन का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। फर्स्ट कौन सा है? तो भारत रत्न है, और भारत रत्न 2022 में किसी को नहीं दिया गया। पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को, और पद्म श्री दिया गया है 107 लोगों को। भारत रत्न सिविलियन में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म श्री। तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर में आने वाले सिविलियन अवार्ड है, जिसमें भारत रत्न है नंबर 1, जो इस साल किसी को नहीं दिया गया है। और टोटल इन तीनों का सम पूछा जाए आपसे तो 128 होगा, आप काउंट करके देख सकते हैं। तो 128 लोगों को ये अवार्ड मिलेंगे इस साल, और भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा मिलते हैं। भारत के राष्ट्रपति जी कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14वें नंबर के भारत के प्रेसिडेंट हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अब इनमें जो इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए याद करना बहुत मुश्किल है। पद्म विभूषण 4 लोग, पद्म भूषण 17 लोग, उसके बाद 107 लोग पद्मश्री, कैसे याद हो जाएंगे? लेकिन इंपॉर्टेंट नाम हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे पद्म विभूषण की बात करें तो मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम, मतलब 4 ही नाम है, तो चारों को देख सकते हैं। जैसे कि मिसेस प्रभा आत्रे, जो कि आर्ट फील्ड से बिलोंग करती हैं और महाराष्ट्र इनका स्टेट है, स्टेट भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और दूसरा नाम है श्री राधेश्याम खेमका, जो कि जिनकी पिछले साल डेथ हो गई थी, तो लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी याद रखिएगा। जनरल विपिन रावत जी बहुत ज्यादा मतलब चर्चित रहे और चर्चित रहते भी हैं कि भारत के पहले ये सीडीएस थे, चीफ डिफेंस स्टाफ थे, तो ये पहले थे, याद रखना है। और दूसरी बात कि इनकी जो पिछले साल जो क्रैश हुआ था उसमें इनकी डेथ हो गई थी, ये भी आपको पता होगा। तो सिविल सर्विस से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड इनका माफ कीजिएगा, उत्तराखंड इनका स्टेट है, इनका होम टाउन है, वो भी याद रखना है आपको। इनका नाम रेस्पेक्ट से लेना चाहिए, गलती से इसका निकल गया, माफ कीजिएगा उसके लिए। तो श्री कल्याण सिंह, जो कि इनकी भी डेथ हो चुकी है और ये पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। मैं हटा देता हूं और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में ये भारत के मतलब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 2 राज्यों के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, जिसमें से राजस्थान और दूसरा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण है 17 लोग। अब 17 लोग याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि श्री गुलाम नबी आजाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। याद हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये भी चर्चित रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जो नाम मेरे को दिख रहे हैं, इनमें से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, अगर आपको बेहतर लगे तो आप याद कर सकते हैं।
जैसे एक नाम मेरे को यहां पर दिखा है श्री नटराजन चंद्रशेखरन जी का, जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। तो आपको इनका नाम अगर नटराजन चंद्रशेखर का नाम याद आ रहा हो तो ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो अगला यहां पर नाम है सत्य नडेला जी का, बहुत ज्यादा चर्चित है। सत्य नडेला बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं यूएसए में, भारत के निवासी हैं लेकिन यूएसए में इस समय पर रह रहे हैं। अगले हैं सुंदर पिचाई जी, बहुत ज्यादा चर्चित। अल्फाबेट आपने सुनी होगी कंपनी, अल्फाबेट या फिर गूगल तो सुना ही होगा, गूगल के ये इस समय पर सीईओ हैं, ठीक है। यूएसए में इस समय ये रह रहे हैं। अगला है श्री साइरस पूनावाला, ये कौन है? तो आपने इनका नाम तो जरूरी सुन लिया होगा। क्यों सुन लिया होगा? क्योंकि आपने इनकी वैक्सीन वगैरह का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा देखा होगा। ये उसके जो सीरम कंपनी है उसके मालिक हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र से ये भी बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला यहां पर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं, और अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो आप याद कर पाएंगे, ठीक है। ये 17 नाम है जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर बताने की कोशिश की। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, और आपको पद्मश्री में भी बता दूं कि पद्मश्री में जो नंबर है वो जरूर पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना है नंबर कितने हैं, 107, और पद्म भूषण में नंबर कितने हैं, 17, याद हो गए, और 4 नंबर है पद्म विभूषण में, याद रखना है। वैसे मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा समय समय पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की एक फिल्म है कूजंगल, बहुत ज्यादा चर्चित रही। कूजंगल फिल्म है जो कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीती है। कहां पर जीती है? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीती है। बांग्लादेश के ढाका में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है, और भारत की यह फिल्म है और इंटरनेशनल कोई अवार्ड जीती है, किसी और देश में जाकर जीती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कूजंगल को याद रखना है। कूजंगल को ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। 20वें नंबर का था ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस बार का। और जो डायरेक्ट किया, किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था कूजंगल को? तो पीएस विनोद राज के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी की बात की जा रही है। 17वें नंबर, 70 मत समझिएगा, 17 समझिएगा, 17 नंबर का आईसीसी अवार्ड दिया गया है 2021 का। 2021 में जैसा परफॉर्मेंस किया प्लेयरों ने उसके अकॉर्डिंग अवार्ड मिला है। तो यहां पर किसको किसको अवार्ड मिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही लिखा हुआ है स्मृति मंदाना, जो कि भारत से बिलोंग करती है और भारत के लिए ओपनिंग बैटिंग करती है। आईसीसी ने इनको, ये इकलौती ऐसी प्लेयर है जो कि आईसीसी ने T20 में इनको शामिल किया था अपनी टीम के। आईसीसी अपनी टीम बनाती है, टीम में भारत की तरफ से इनको ही शामिल किया था, ये भी याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आईसीसी ने इनको साथ साथ वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी अनाउंस किया है स्मृति मंदाना को। 2021 में इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया जिसके लिए। अगला है शाहीन अफरीदी, जिनको आईसीसी ने मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया है, यह भी याद रखना है। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, ज्यादा लोग याद नहीं करते हैं इसको लेकिन पूछा जा सकता है, तो मराइस इरास्मस इनका नाम है, इनको भी याद रखना है। इनको आईसीसी ने एम्पायर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। अगला है आईसीसी ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है किसको? पाकिस्तान के रिजवान को, मोहम्मद रिजवान को। ये नाम इनका इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं तो आपको पता चल रहा होगा ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें तो वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है टेमी बुआमेंट को, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है। आईसीसी ने इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है मलान को, जेनेमन मलान को, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, ठीक है। आईसीसी ने इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है फातिमा सना को, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है जीशान मकसूद को, जो कि ओमान से बिलोंग करते हैं। ओमान देश से बिलोंग करने वाले प्लेयर को आईसीसी ने मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चर्चित टीम नहीं है इनकी, और ये देश भी क्रिकेट से ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन इनके प्लेयर को अगर अवार्ड मिला है तो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, आईसीसी ने वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है
एंड्रा मायजेपेदा जो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के इस समय पर कैप्टन भी हैं, आपको याद रखना है। आईसीसी मेंस का हो गया, वुमेन का आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है लिजेली ली को जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को मिला है जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। आईसीसी के इन सभी अवार्ड में से सिर्फ एक ही भारत का नाम आपको दिखा होगा, स्मृति मंदाना का, जो कि भारत की वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर है, और सारे नाम आपको विदेशी दिखे होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको स्मृति मंदाना का ही याद रखना है जो कि वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूबर है एक जिनका नाम है प्रजक्ता कोली। इनको यूएनडीपी ने यूथ क्लाइमेट चैंपियन, जो कि भारत की पहली बनी है, और यूएनडीपी ने यूथ क्लाइमेट चैंपियन इनको घोषित किया है, और अवेयरनेस फैलाती रहती है अपने चैनल के माध्यम से भी, इसलिए इनको यूएनडीपी के द्वारा ऐसा सम्मान दिया गया है। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला बात करें तो अगला क्वेश्चन है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको टाइगर, चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान का घोषित कर दिया है। नाम याद रखना है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया था 1982 में। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत यहां के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है कलराज मिश्र, कैपिटल है जयपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अपने यहां पर एवीजीसी को प्रमोट करने के लिए एक पूरा सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर ही लॉन्च कर दिया। एवीजीसी क्या है? एनिमेशन की जो फील्ड है वो, विजुअल इफेक्ट वाली फील्ड, और विजुअल इफेक्ट, माफ कीजिएगा, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग की फील्ड, कॉमिक की फील्ड। इस फील्ड को प्रमोट करने के लिए कर्नाटका ने अपने यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आप अगर गैस लगाना चाहें तो यह भी लगा सकते हैं कि वैसे गैस नहीं है, सच बात है गैस, लेकिन अगर पेपर में लगाना चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं। कर्नाटका में है बेंगलुरु, बेंगलुरु उनकी कैपिटल है, और बेंगलुरु में भारत में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री वाला काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी का जो सेक्टर है, सबसे ज्यादा बेंगलुरु ही चर्चित में है, इसलिए आप वहां से गैस लगाकर पहुंच सकते हैं। विजुअल इफेक्ट हो गया, गेमिंग, कॉमिक्स और एनिमेशन, ये सारे आईटी फील्ड से रिलेटेड एक पूरा सिस्टम है जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में सबसे ज्यादा काम किया जाता है। इसका इंडस्ट्री का पूरा सेंटर वहीं पर है, तो उससे आप एग्जाम में गैस लगाकर पहुंच सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आसानी से कर्नाटका लगाएं और आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है बसवराज एस बोम्मई, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्पल कंपनी चर्चित रही, वैसे भी चर्चित रहती है, लेकिन एप्पल ने दोबारा से वर्ल्ड का वैल्यूएबल ब्रांड फाइनेंस 2022 के लिए इनको पोजीशन ये मिली है। पहले भी इन्हीं की पोजीशन थी और अभी भी इनकी पोजीशन है। पहले नंबर पर तो एप्पल है, और दूसरे नंबर पर अमेजन, और तीसरे पर गूगल है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी है। ये आप कितना याद कर सकते हैं? आप सिर्फ मैक्सिमम पहला याद रखेंगे तो वनडे एग्जाम के लिए इनफ है। और अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या कोई और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, तो आप पहले 3 याद रख सकते हैं। और भारत की जो कंपनी है उसको भी आप याद रख सकते हैं। भारत की कौन सी कंपनी है? तो 100 मतलब टॉप 10 में तो भारत की कोई कंपनी नहीं, आप देख सकते हैं। टॉप 10 की रैंकिंग की है, टॉप 20 में भी नहीं है, टॉप 50 में भी नहीं है। टॉप 100 में एक कंपनी आती है भारत की, जो कि टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप को वर्ल्ड वैल्यूएबल ब्रांड में 78 पोजीशन मिली है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। भारत की इकलौती कंपनी है जो कि 100 टॉप 100 में आई है, क्योंकि इसकी रैंक है 78। दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंपनी कौन है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा टिकटॉक कंपनी, जो कि भारत पर बैन है, इसको बैन कर रखा है, और 18वें नंबर पर है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यही क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 85, जो कि पिछले साल थी भारत की रैंक 86, मतलब एक पायदान बेहतर हुआ है भारत।
खैर बेहतर क्या ही हुआ है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और इसमें भारत की रैंक 85 थी। ये याद रखना है। टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। 80-80 इन्होंने अपना स्कोर किया था। भारत का वैसे स्कोर यहां पर 40 था 100 में से। ठीक है, आगे बात करें तो आप दूसरी रैंकिंग है, मेरे दिमाग में आया कि थोड़ी सी रैंकिंग आपको बता दी जाए। तो दूसरी रैंकिंग्स है जो कि बहुत सारी रैंकिंग आपने दिमाग में डाली होंगी, जैसे आपको करप्शन में याद रखना 85 याद रखेंगे। चलिए और दूसरी रैंकिंग भी देख लेते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में याद करने का तरीका अगर जानना चाहते हैं तो ड्रग वाली फील्ड में, जो आप देखते होंगे फिल्मों में, नोट से ड्रग लिया जाता है नाक या मुंह के थ्रू, तो 18 साल में बच्चा ले सकता है। कुछ इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, आप इसको किसी और तरीके से मत लीजिएगा, है ना। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 18, याद रखने की कोशिश कीजिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 10, याद रखिएगा। 2021 के ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क में भारत की रैंक है 82, और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत की रैंक है 56, और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 66। 5वें नंबर का ट्रू कॉलर ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट में भारत की रैंक, मतलब जो वैसी कॉल आ जाती है फ्रॉड कॉल, उसमें भारत की रैंक है 4। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी लंबी छलांग लगाई है कुछ सालों में। 2019 की एंटी डोपिंग रूल वायलेशन में भारत की रैंक है 3rd, और टॉप पर है रशिया के बहुत सारे प्लेयरों को बैन किया गया डोपिंग करते हुए पकड़े गए इसलिए, और भारत की रैंक भी इसमें बहुत खराब है, मतलब 3rd रैंक है। आगे बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 83। 2022 के क्वार्टर फर्स्ट की बात यहां पर की जा रही है। इसके लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्वार्टर फर्स्ट की बात की गई है, 83 रैंक है। वैसे अगर पीछे बात करें 2021 के क्वार्टर फोर्थ की, तो क्वार्टर 4 में भारत की रैंक 90 थी, काफी खराब थी। 83 बाद में हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय भीम और मरक्कर दोनों फिल्म को अलग अलग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2022 के लिए। तो ऑस्कर को ही आपको पता होगा एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। कहीं जगह आपको एकेडमिक अवार्ड मिल जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ऑस्कर के लिए भारत की जय भीम और मरक्कर फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में किया गया है। तो देखिए, जो बेस्ट फिल्म की कैटेगरी होती है ना, तो उसमें भारत की चौथी फिल्म है। कौन सी फिल्म? जय भीम। जय भीम से पहले मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, और दूसरी जो फिल्म है कौन सी? मरक्कर फिल्म को इसमें किया गया है किस कैटेगरी में? ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करने की मैंने यहां पर कोशिश की है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें रिवीजन सेक्शन भी डाल दिया जाएगा। उसमें यही जो लास्ट वीक का जो सेक्शन आपने रिवाइज नहीं किया है, दोबारा से इसको रिवाइज करा देंगे। अगर आपको वीडियो बेस्ट लगी है, अच्छी लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।